एक इंसान के लिए अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो ऐसे में हम किसी पेट के लिए एक अच्छा डॉक्टर कैसे ढूंढे? नहीं, ये सबके लिए ही सेम प्रॉब्लम है, चाहे वो गली का डॉग है आपका या अब पालतू डॉग है आपका, दोनों के लिए सेम चीज है। चाहे वो सिट्जू है, लेब्रा है, इंडियन ब्रीड है, कैट है, पर्शियन कैट है, इंडियन कैट है, सबके लिए सेम चीज है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उस पेट के लिए, उस डॉग के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है? क्योंकि उसके पीएच लेवल को, बॉडी का जो पीएच लेवल होता है उसको चेंज करता है। उसकी वजह से उसको स्किन इन्फेक्शन बनते हैं, उसकी वजह से किडनी के इन्फेक्शन बनते हैं। डिवॉर्मिंग के लिए एक टैबलेट भी आती है, एक सिरप भी आता है, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? देखिए, आपका पेट चाहे वो डॉग है या कैट है, किसी भी स्ट्रेस में हो, किसी भी बीमारी में हो, आपको लग रहा है वो लूज पोटी कर रहा है, वो उल्टी कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, उस पॉइंट पे आप किसी भी तरह का कुछ ऐसे फूड जो हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं और जो हम अपने डॉग को बहुत इजीली दे सकते हैं। जो हल्दी पैकेट में आती है ना, वो हमारे हिसाब से प्रोसेस हो रखी है, इंसान के हिसाब से। डॉग के हिसाब से प्रोसेस नहीं है वो। हाँ। हम उसे देते हैं, हमें लगता है हमने हल्दी दे दी, वो बड़ा काम कर दिया, हम अल्टीमेटली हमने वो उल्टा काम कर दिया। अब यही चीज फिक्स के साथ भी है। अब जैसे ही आप उसको खींच रहे हो, ब्लड पी रही है डॉग का या कैट का, अब वो ब्लड ले रही है, जिस वक्त आप वो खींचते हो, उसको अगर खींचना नहीं है तो क्या टिक दिखते ही वेट के पास जाना है, या फिर हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या एक्शन लेना है? पहला मान के चलिए आपका डॉग है, वो खाना खा रहा है स्मूथली, इंस्टेंटली उसने खाना खीना बंद कर दिया है। तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि आप जिसको बोझ समझ रहे हो ना, वो बोझ नहीं है, आप सिर्फ इसका मैनेजमेंट समझ लो और गाइडेंस ले लो। आपका यही जो बच्चा है ये आपके साथ रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, आपको उसको कहीं बांधने की जरूरत नहीं। सो आज हमारे साथ है मोहित सर फ्रॉम वेटराज, पेट कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, जो अपने 15 साल के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू बिकम अ पेट पेरेंट, और क्या चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी है आफ्टर यू बिकम अ पेट पेरेंट। तो आइए चलते हैं सर के पास और जानते हैं उनका तजुर्बा क्या कहता है। वेलकम मोहित जी, तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस के लिए बताइए कि आप एज अ पेट कंसल्टेंट कितने साल से काम कर रहे हैं और क्या क्या तरह की जो आप मतलब किस किस लोकेशन पे आप काम करते हैं। देखिए, मुझे 15 साल का अनुभव हो गया है पेट कैटेगरी में काम करते हुए, एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और पेट कंसल्टेंट। अभी दोनों चीज़ें आपको समझनी भी ज़रूरी है कि पेट कंसल्टेंट होता क्या है और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का क्या वैल्यूज़ हैं। ओके। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कितना किस किस जगह पे, किसी लोकेशन पे हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये 15 साल का अनुभव है जो मैंने बताया आपको अभी हाल ही में। दूसरा ये है कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का मतलब है जो आपने डॉग या आपने जो कैट रखी हुई है उसको जो फूड देना है, जो उसका खान पान है, इसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं खाना कौन सा देना है। ठीक है ना, वो खाने का एक्सपोजर हम लोग देते हैं, जो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का काम होता है। ओके। कितनी मात्रा में देना है, कितना देना है, कब देना है, जिससे वो डॉग को जितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो फुलफिल हो जाए उसकी बॉडी को। ओके। एक शरीर को रिक्वायर मात्रा में, मतलब रिक्वायर मात्रा में न्यूट्रिशन जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की। अगर वो मात्रा थोड़ी भी कम होगी या ज़्यादा होगी तो आपके पेट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। अच्छा। तो न्यूट्रिशन का मतलब तो ये होगा कि जो खाना देना है वो कितना देना है, कब देना है, कैसा देना है, उसके शरीर के हिसाब से। ओके। ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि साहब पेट कंसल्टेंट क्या होता है। पेट कंसल्टेंट का मतलब है जो आपने पेट रखा हुआ है, चाहे वो डॉग है या कैट है, उसका पूरा मैनेजमेंट को जो समझता हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो हाइजीन को लेके हो, चाहे उसके बिहेवियर को लेके हो, एनी काइंड ऑफ जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है वो पेट कंसल्टेंट आपको सोल्यूशन देता है। ओके। ठीक हो गया। अब आता है तीसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि साहब हम कहाँ कहाँ सेवा देते हैं। देखिए, करंटली मैं 15 साल से वेटराज के अंदर ही सेवा दे रहा हूँ और हमारी मल्टीपल ब्रांचेज हैं अभी इंडिया में। Okay. सो वहाँ पे हम लोग सेवा देते ही हैं, जहाँ जहाँ वेटराज की सेवाएं होंगी वहाँ वहाँ ऑलमोस्ट में होता ही है। ओके। सो जैसे आपने बताया कि एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, एक पेट कंसल्टेंट होता है, Yes. दोनों का रोल अलग अलग रहता है, राइट? सो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, एक इंसान के लिए अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो ऐसे में हम किसी पेट के लिए एक अच्छा डॉक्टर कैसे ढूंढें? मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि जिसके पास मैं अपने पेट को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो बेजुबान बोल नहीं सकता उसको क्या प्रॉब्लम है, तो ये पेट कंसल्टेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है जो उनको आइडेंटिफाई करना है कि सच में क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हम अच्छा पेट कंसल्टेंट कैसे ढूंढें? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत समझने वाला है। अगर आप कॉन्शियसली समझोगे तो आंसर आराम से आपके पास ही है। आप जब भी कोई पेट रखते हो और जिस भी वेट के पास आप जा रहे हो,
कोई भी पेट आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, आपको ये सिलेक्शन करना है कि वो आपके पेट के बारे में कितने डिटेल में जानने का प्रयास करता है। ओके। देखिए, जब तक अगर वो आपके पेट के बारे में जानेगा ही नहीं ना, तो डेफिनेटली वो चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा और फिर सोल्यूशन भी नहीं दे पाएगा। सिंपल भाषा में कहूँ कि साहब उसका बिहेवियर कैसा है, साहब इसका खान पान कैसा चलता है, साहब ये आज सर्दियाँ थी तो कैसा है, गर्मियाँ हैं तो कैसा है, छोटा बच्चा था तो कब क्या करना था मैनेजमेंट, और वो आपको भी एक्सपोजर दे उसका। ओके। अल्टीमेटली उसको तो पता ही है। अगर वो आपको भी डिफाइन नहीं कर पा रहा ना, तो अल्टीमेटली आप संशय में रहोगे, और फिर जब आप संशय में रहोगे तो आपके एग्जीक्यूशन भी गलत होंगे। अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा होगी बोथ साइड से, वेट के पॉइंट से और एज ए पेट पेरेंट, तो उतना ही वही वेट सबसे बेस्ट है। कोई भी वेट हो, वो कोई भी डॉक्टर है, वही बेस्ट है जो आपको ट्रांसपेरेंट रखे चीज़ों को। सो अगर एक अच्छा पेट कंसल्टेंट है कोई, तो क्या ये ज़रूरी है कि उन्हें न्यूट्रिशंस की भी उतनी ही नॉलेज होगी? देखो, इंडिया में ऐसा चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं अभी। इंडिया में खासकर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की बहुत ही शॉर्टेज रहेगी। मैं सिंपल भाषा में कहूँ, सैचुरेशन है काफ़ी, न्यूट्रिशन को लेके बड़ी दिक्कतें हैं। अभी सिर्फ इतना ही पता है कि पैकेट फूड आता है, ये खिला दो और यही बेस्ट है। उसमें एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है। ओके। सो फूड की बात शुरू हुई है तो मैं फूड पे ही आना चाहूँगा कि एक साइड मार्केट में बहुत तरह के पैकेट फूड्स है, स्टिक्स आती है, च्युइंगम्स आती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो पैक्ड होके आती है। एक साइड है जो हमारी फल फ्रूट सब्जियां है। तो एक पेट के लिए दोनों में से बेस्ट कौन सा ऑप्शन रहता है? देखिए, सबसे बढ़िया तो चीज़ वो है जो सबसे ज़्यादा ताज़ी है। ओके। सबसे ज़्यादा ताज़ी जो है वो कौन सी है? वो आपके फ्रूट्स हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा भर भर के न्यूट्रिशन भरा हुआ है। पैकेट फूड, मैं देखो सारे पैकेट फूड को तो नहीं कहूँगा कि सारे ही ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली जिनको आप जानते हो उनमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप सोचो, एक खाना जिसको आप मानते हो फूड खाना मानते हो, और वो 5 महीने 6 महीने साल भर से पैकेट के अंदर पैक है, तो आप बताओ क्या वैल्यूज़ उसमें होगी। ठीक है, आपको नहीं पता बैक एंड पे उस पर कैसे बन रहा है, सिर्फ आपको पता चला कि ये पैकेट जैसा दिखता है, इसके ऊपर डॉग बना हुआ है और यही पैकेट फूड मेरे डॉग के लिए बेस्ट होगा। दूसरा, जिनकी आप बात कर रहे हो, जो ट्रीट्स आती हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, देखिए ट्रीट का मतलब ट्रीट ही होता है। जैसे घर में इंसान का बच्चा होता है, तो कभी डिमांड करता है तो आप उसको टॉफ़ी ला के दे देते हो, लेकिन उसको छक्के नहीं देते हो आपके भाई पेट भर के खा ले टॉफ़ी। ऐसा नहीं देते हो ना, लेकिन आप ट्रीट को ऐसे करते हो कि वो फूड आपने मान लिया उसका। अब जैसे खासकर सिडजू में क्या है, साहब ये ट्रीट ही खाता है ये वाली। मेरे पास केस आते हैं, नंबर ऑफ केस आते हैं कि साहब ये वाली ट्रीट अच्छी है और मैं तो खिलाते हो, और पूरे दिन में सर यही खिलाते हैं हम लोग इसको। अब आप वही काम कर रहे हो कि बच्चे, इंसान के बच्चे को पूरे दिन चिप्स ही खिला रहे हो, पूरे दिन आप टॉफीज खिला रहे हो, तो क्या होगा फिर अल्टीमेटली आउटकम आपको पता ही है फिर। बिल्कुल। सो फूड की बात अगर हम करें, इंसान को लगाव हो जाता है पेट से, राइट? सो कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, हम लाड प्यार में उसको देने लग जाते हैं कि चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो है, दे सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उस पेट के लिए, उस डॉग के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है? देखिए, सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं। आप दूध पीते हैं, ठीक है ना, दूध आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, लेकिन आपके पेट के लिए बेस्ट नहीं है। अच्छा। कुछ इंसान होते हैं जिनको लैक्टोज से दिक्कत होती है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। बहुत सारे डॉग लैक्टोज इंटॉलरेंट ही होते हैं। ओके। अब मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, मान के चलो 10 डॉग हैं, एग्जांपल आपने 10 डॉग इकट्ठे कर लिए और 10 डॉग में आप 10 के 10 को दूध पिलाओ, रेगुलर पिलाओ उसको, तो 8 डॉग्स जो होंगे ना वो डिस्टर्ब होंगे, उनको स्किन इन्फेक्शन होगा, उनके लीवर, किडनी, मल्टीपल चीज़ों पे स्ट्रेस रहेगा, बार बार वो बीमार रहेंगे, उसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो ये क्या है, दूध की वजह से है। जो 2 डॉग बचे हैं वो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जैसे इंसान आप और मैं कर पाते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या है, वो दूध को छोड़ेगा या लैक्टोज वाला जो दूध जिसमें लैक्टोज नहीं है वो वाला दूध पिएगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी चीज़ होगी। दूसरा, जैसे गेहूं की रोटी है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे मान के चलो अभी घर के बाहर ही गए हम, 4 डॉग घूम रहे हैं, अब मान के चलो बिस्किट है, कोई ब्रांड का बिस्किट आ रहा है, वो गेहूं से ही बना है, वीट उसके अंदर है, ठीक है। अब जो वीट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है ग्लूटीन भी डाइजेस्ट नहीं होता डॉग्स को, वो भी उनके लीवर पे स्ट्रेस लाता है, ठीक है। और जब वो स्ट्रेस बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, डॉग फिर से बीमार होगा। ठीक, तो ये 2 मैंने एग्जांपल दिया आपको कि दूध और रोटी का, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। जैसे आप अंगूर है, अंगूर नहीं देने चाहिए, अब अंगूर आ गए हैं, ठीक, ग्रेप्स जिसको बोलते हैं हम लोग,
है ना, वो नहीं देने, चाहे किसी भी कलर का है, चाहे वो ब्लैक है, ग्रीन है, कुछ भी है, ओके वो आपने नहीं देना है। वो पॉइजनिंग फॉर्म क्रिएट करता है। चॉकलेट है, आपके लिए अच्छी है, उसके लिए वो खतरनाक है, उसके लीवर को ख़त्म कर सकती है चॉकलेट। तो मल्टीपल चीज़ें हैं ऐसी। आप एक एग्जांपल और ले लो, आप उड़द की दाल हाँ हर घर में चलती है, आप उड़द की दाल देना स्टार्ट करो, आपके डॉग का जो लीवर है डिस्टर्ब 100% होगा, अच्छा उसको किडनी का इन्फेक्शन 100% होगा। आप नमक खाते हो, आप अपने डॉग को नमक दे के देखो, आगे जाके फ्यूचर में किडनी डिस्टर्बेंस आएगा उसको, ओके उसकी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब होगा। क्यों? नमक हमारे लिए बेस्ट है, आपके पेट के लिए नहीं बेस्ट है, क्योंकि उसके पीएच लेवल को, बॉडी का जो पीएच लेवल होता है उसको चेंज करता है। उसकी वजह से उसको स्किन इन्फेक्शंस बनते हैं, उसकी वजह से किडनी के इन्फेक्शन बनते हैं। आपने डॉग्स में सुना होगा, आज की डेट में काफ़ी केस बनते हैं कि साहब स्टोन हो गई है, किडनी में पथरी हो गई है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, किडनी का फंक्शन जब डिस्टर्ब होगा, जब किडनी का पीएच लेवल जिसको मेंटेन करने का काम है वो डिस्टर्बेंस होगा, तो किडनी में पथरियाँ बनेंगी, स्टोन बनेंगी, फिर आप चक्कर घूमोगे। आपने फूड ठीक कर लिया तो आधा काम तो आपने घर पे कर लिया। सो हम बहुत सालों से अपने देश में देखते आ रहे हैं, गली मोहल्ले के जो डॉग्स भी होते हैं, लोग क्या करते हैं, रोटी और दूध मिक्स करके उनके लिए रखते हैं, राइट। सो क्या ऐसी कुछ ब्रीड्स है जो मतलब ब्रीड वाइज भी ऐसा कुछ है कि वो दूध झेल सकते हैं, रोटी झेल सकते हैं, या फिर ये सबके लिए सेम प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ये सबके लिए ही सेम प्रॉब्लम है, चाहे वो गली का डॉग है आपका, चाहे वो बाहर का डॉग है, अपना पालतू डॉग है आपका, दोनों के लिए सेम चीज़ है। चाहे वो सिट्जू है, लेब्रा है, इंडियन ब्रीड है, कैट है, पर्शियन कैट है, इंडियन कैट है, सबके लिए सेम चीज़ है। ओके जो लैक्टोज को और जो ग्लूटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा पेट, बस वही उसको सर्वाइवल मोड में रहेगा। अब सोचो, आपकी गली में एक डॉग है जो बहुत ज़्यादा भूखा है, अब आप उसे कुछ भी दोगे वो खाएगा, क्योंकि वो सर्वाइवल स्टेज में है। लेकिन जो आपका डॉग घर में, जिसको आप मैनेज कर रहे हो, और आप उसे गलती से, आपको नॉलेज नहीं है, आप उसको दूध और रोटी दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आप उसको पॉइजनिंग फॉर्म में ले जा रहे हो, उसको खुद आप इंजरी देने वाले हो, खुद ही आप उसको बीमार करने वाले हो। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। सो जो लोग मतलब अच्छी इंटेंशन से भी अगर गली के डॉग्स को कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जान पे बन के आ सकती है। सारा खेल एक्सपोजर का है। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी और लोग भी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। एक्सपोजर जब मिलेगा तब चीज़ें ठीक हो पाती हैं। मैं खुद भी मान के चलो, एज ए पेट कंसल्टेंट, मैं खुद हर रोज़ सीखता हूँ। हमारे पास जो पेट्स आते हैं उनसे जब हम डिस्कशन लेते हैं तो कुछ चीज़ें दिखती है वहाँ पे, उन सिम्टम्स के आधार पे हम चीज़ों को ठीक करते हैं। तो ये अपग्रेडेशन मोड है। हमेशा एज ए पेट पेरेंट्स और एज ए ह्यूमन हमेशा अपग्रेडेशन मोड रखनी चाहिए। बिल्कुल कि भाई सही क्या है। सो कभी आपके पास कोई ऐसा वर्स्ट केस आया हो जहाँ आपको भी लगा हो कि मतलब ये बहुत कॉमन मिस्टेक थी जो लोगों में अवेयरनेस ना होने की वजह से हुई है? सबसे बड़ा पॉइंट है कि डिवॉर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई। सिंपल सी बात है, आप पेट की कीड़ों की दवाई दे दो, ठीक है, आपके डॉग का कभी भी जल्दी से जल्दी, जैसे कहते हैं, किडनी का, लीवर का, स्किन की ये दिक्कतें कम आएंगी। ओके डाइजेस्टिव सिस्टम कम डिस्टर्ब होगा, सिर्फ ओनली डिवॉर्मिंग। और डिवॉर्मिंग का सही साइकिल। इतने सारे नंबर ऑफ केस, ये आपने देख की बात करी है, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ केस मेरे पास इस चीज़ के आते हैं कि साहब अभी ना सर ये स्टूल सही से नहीं कर पा रहा, ये पोटी सही से नहीं कर पा रहा। क्या कारण था सर? पिछले 6 महीने से डिवॉर्मिंग नहीं करी, सर पिछले 1 साल से डिवॉर्मिंग नहीं करी। सिर्फ इतना सा काम करना था, ठीक। दूसरा क्या रहता है कि सर वैक्सीनेशन, सर वैक्सीनेशन का सर उन्होंने तो कुछ एक रेबीज़ का लगवा लिया था, वही मैंडेटरी था। इम्यूनिटी भी तो कोई चीज़ होती है ना, एक जिंदा चीज़ है, एक लिविंग बीइंग है। अगर जिंदा चीज़ को राइट, जिसे कहते हैं, इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, सही जिसे कहते हैं सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली डिस्टर्ब होगा वो। अब सिक्योरिटी क्या है? वैक्सीनेशन सिक्योरिटी ही तो है। आपने रेबीज का इंजेक्शन लगवा लिया समझो एग्जाम्पल, तो आपने अपनी सिक्योरिटी तो कर ली, लेकिन उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। अब वो डिस्टर्ब हो रहा है, फिर आप भागोगे। क्यों भागो? क्योंकि आपने वो फिलिंदा ब्लैंक्स छोड़ दिया। अब वो जो बीमारी भी नहीं थी वो बीमारी बन गई है। अब आप किसी वेट को ढूंढोगे, फिर आप एक वेट, दूसरा वेट, तीसरा वेट, चौथा वेट। इनिशियली अगर अवेयरनेस होगी तो आप घर से ठीक कर लोगे चीज़ें। आप खुद गाइड करो ना कि साहब वैक्सीनेशन ये करो, साहब डिवॉर्मिंग है, जैसे डिवॉर्मिंग का साइकिल समझो आप। डिवॉर्मिंग करनी क्या है कि साहब हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग है, तो रोज़ तो करनी नहीं है। बॉडी वेट जिस दिन भी करो, जब भी डिवॉर्मिंग करनी है, सबसे पहले बॉडी वेट के हिसाब से डिवॉर्मिंग, ठीक है ना भाई। मान के चलो 10 किलो का बॉडी वेट है डॉग का, टैबलेट मार्केट में आती है आराम से, 10 किलो पे एक टैबलेट है। अगर 15 किलो बॉडी वेट है तो आप टैबलेट ले आओ, 2 उसको तोड़ दो, आधी कर दो, उसको हाफ टैबलेट दे दो।
तो क्या हो गया, 15 किलो की पूरी डोज चली गई। अगर आप उसकी डोज कम दोगे ना तब भी फायदा नहीं होगा, आप उसकी डोज ज़्यादा दे दोगे तो उसको पॉइजनिंग हो जाएगी। हाँ, ये भी संतुलन रखना है। और डिवॉर्मिंग इतना बड़ा फैक्टर है, अगर आपने ये मेंटेन किया तो चीज़ें आगे आराम हो जाएंगी, आप ईजी हो जाएंगी बहुत। सो डिवॉर्मिंग के लिए एक टैबलेट भी आती है, एक सिरप भी आता है, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आता है? देखो दोनों बेस्ट हैं, डिपेंड करता है कि आपका पेट कौन सी एज में है। ओके जैसे आप सिरप की बात कर रहे हो, सिरप यूज़ करते हैं जब तक बच्चा 6 महीने का हो, ओके, पपी फॉर्म में हो। 6 महीने से नीचे वाले बच्चों को पपी मानते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, 30 दिन पे पहली डिवॉर्मिंग स्टार्ट होगी और 6ठे महीने तक सिरप ही चलेगा आपका सिरप। उसके बाद आप टैबलेट कंटिन्यू कर लो ओके, बॉडी वेट के हिसाब से, वो कोई भी ब्रीड हो आपकी। तो सब ब्रीड के लिए टैबलेट होना ज़रूरी है आफ्टर 6 मंथ्स? आफ्टर 6 मंथ मान के चलो, कुछ ब्रीड बड़ी हैं, खासकर सिरप जो आता है मार्केट में वो टॉय ब्रीड के लिए आता जाता है। जैसे सिडजू हो गया, हाँ। आपका टॉय पॉम हो गया, टॉय पॉम हो है ना, पमेरियन हो गया, इन ब्रीड्स के लिए आता है। अगर मान के चलो आपने जर्मन शेफर्ड रखा है तो जर्मन शेफर्ड 3-4 महीने में 15 किलो का बॉडी वेट गेन कर लेता है। हाँ। अगर वो अच्छे से मेंटेन आप कर रहे हो उसको। लैब्रा भी ऐसा ही है। तो वहाँ पे आप 10 किलो का जहाँ हुआ उसके बाद आप टैबलेट में कंटिन्यू कर दो उसको। बड़ी ब्रीड्स के लिए टैबलेट कंटिन्यू कर सकते हो आप। छोटी ब्रीड्स के लिए 6 महीने तक आप सिरप ही, चाहे वो कैट है चाहे वो डॉग। ओके, थोड़ा सा इस मुद्दे पे आते हैं कि लोग ना आजकल क्या करते हैं, देखा देखी में पेट रख लेते हैं कि भाई उसके पास शिट्जू है, बहुत क्यूट लगता है तो मुझे भी रखना है, राइट। कभी बच्चे जिद करते हैं, किसी भी रीज़न से रख लेते हैं, बट बाद में उनको नहीं पता कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है हमारे पास, राइट। तो पेट लेने से पहले कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी पेट लेने का डिसीजन रख रहे हैं, चाहे आपके बच्चे बोल रहे हैं या आप खुद भी इंडिविजुअल देखा देखी ले रहे हैं, सबसे पहले डिसाइड करो कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी हो, पहला। दूसरा, आप रहते कहाँ हैं। आप समझो, मान के चलो अभी आप फ्लैट में रह रहे हो, जो 2 BHK एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप 2 BHK में रहते हो, अब आप वहाँ पे जर्मन शेफर्ड ले आओ, तो एक बड़ी ब्रीड होगी, आपको मैनेज करने में डिस्टर्बेंस होगा, फिर उसको आपको घुमाना भी है, उसकी एनर्जी भी रिलीज करनी है, वो आप नहीं कर रहे हो क्योंकि बड़ी ब्रीड को मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए। अब आपका छोटा घर है तो छोटी ब्रीड रखो आप, पहला। दूसरा, आपको करना क्या है, देखो मैनेजमेंट हर एक में करना पड़ेगा, चाहे वो सिडजू है, चाहे वो जर्मन शेफर्ड है, चाहे वो लैब्रा है। एक्चुअली में आपका क्वेश्चन ये था कि आप जानना चाह रहे हो कि कौन सी ब्रीड बेस्ट है, है ना। मेरा कहना है ब्रीड सारी बेस्ट है, आपका मैनेजमेंट क्या है। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं पता ना तो चाहे आप लैब्रा भी रख लो, आप इंडियन डॉग बाहर उठा घर में रख लो, वो भी डिस्टर्ब होगा अगर आप उसका मैनेजमेंट नहीं जानोगे। ऐसी कोई ब्रीड नहीं है जो दिक्कत करेगी। दिक्कत होती है सारी कि हम उसका फूड नहीं जानते, हम उसकी डिवॉर्मिंग नहीं जानते, हम उसका एनवायरनमेंट नहीं जानते, उसका बिहेवियर नहीं जानते, दिक्कतें हैं। सो इट इज़ मोर लाइक कि जैसे एक इंसान के बच्चा जब पैदा होता है तो आप हर चीज़ सीखते हो ना उसके बारे में, Yes. कि उसके लिए कौन सा डॉक्टर को कब कैसी वैक्सीन की ज़रूरत है। तो इट इज़ सेम विद द पेट ऑल्सो, कि आपको पता होना चाहिए कि उस बच्चे के लिए कब कहाँ कैसी चीज़। डेफिनेटली। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम लोग इंसान हैं, हमारे घर में कोई बच्चा हुआ तो हमारी जो मदर है, ग्रैंड मदर है, ठीक है ना, मेरी वाइफ है, तो उसको वो गाइड कर दें एग्जांपल कि बेटा इसको फीडिंग का टाइमिंग ये होता है, इसका हाइजीन का प्रोसेस ये है, मल्टीपल चीज़ें वो गाइड करती हैं, ठीक है ना। लेकिन एज अ पेट आपको कौन गाइड करेगा? कोई गाइड नहीं करता। आपने पेट लिया और आप लेके आ गए हैं, अब आप सेकेंडरी क्वेश्चन क्या करोगे, जिससे आपने परचेज किया आप उससे पहला क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है ना। अब उसको जितना एक्सपोजर है, देखिए वो ब्रीडिंग कर रहा है, उसका जितना एक्सपोजर है, मैं ये नहीं कह रहा ब्रीडर का एक्सपोजर नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन एक वेट के कंपैरिजन में, एक पेट कंसल्टेंट के कंपैरिजन में बहुत लिमिटेड होगा, है ना। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे जैसे ही आप पेट परचेज करो, फर्स्ट उसका बॉडी चेकअप के लिए एक वेट को लॉग इन करो, उसको फिजिकल एग्जामिन करो। उससे आपको देखो 3 फायदे होंगे। मान के चलो आपने सिडजू लिया है, आपको सिडजू मिला भी है, नहीं मिला है, एक फायदा हुआ, वेट जानता है। दूसरा, उसमें किसी भी तरह का जेनेटिक लेवल में कोई डिस्टर्बेंस होगा, भाई उससे किसी पॉइंट पे वो डिस्टर्बेंस होगा तो वेट एनालाइज करके आपको बता देगा। तीसरा, आपको उसी कंसल्टेशन पे, उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ साहब इसका मैनेजमेंट ये है, ये डिवॉर्मिंग ले लो सर, ये फीड सप्लीमेंट्स चलेंगे, ये फीड आप मेंटेन कर लो। अगर मान लो आपको फीड का एक्सपोजर नहीं भी है, एग्जाम्पल 1%, जैसे हम ही लोग हैं, हम वेटराज में पूरा गाइड करते हैं। अभी हमारा इतना एडवांस हम लोग कर चुके हैं अपने क्लिनिक्स पे कि आप आओ, वहाँ पे QR लगा हुआ है, स्कैन करो, अपनी डिटेल्स भरो पेट की, और पूरा फीड चार्ट बन के आ जाता है आपके सामने अपने पेट का, पूरा बेस्ड, बिल्कुल उसको बोले आप बिल्कुल ऑटोमेटिक फॉर्म में हमने ऐसा बनाया हुआ है। आपको सिर्फ ब्रांच पे आना है। 1% आपको वो भी आप पॉसिबल नहीं है, ब्रांच पे नहीं आ सकते। हमारा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे पेज है, वहाँ पे लगा हुआ है सारा। आप वहाँ से लॉगिन करो, अपने पेट का फीड चार्ट बना लो। बिल्कुल सही। लेकिन एक्शन तो आपने ही लेना पड़ेगा। एक्शन तो लेना पड़ेगा।
सो जब पेट लेने के बाद कुछ वैक्सीन होती है जो जैसे आपने पहले ही बताया 30 डेज से स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो कौन कौन सी वैक्सीन है, कितने कितने टेन्योर में लगती है वो वैक्सीन, कुछ आप बताएंगे तो? देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने कहा 30 डेज, ये 30 डेज में नहीं लगवानी है आपने। ओके, आपने सबसे पहले 45 डेज से स्टार्ट करना है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले जो वैक्सीन लगी है आपको, उसको बोलते हैं कंबाइंड वैक्सीनेशन। ओके, जो उसकी इम्यूनिटी के लिए है, जो वायरल इन्फेक्शन के लिए है। ओके। जिन वायरल इन्फेक्शन का आपने नाम सुना होगा, जैसे पार्वो सुना होगा, हाँ, नाम काफी पार्वो। पॉपुलर है। ये जानलेवा वायरल इन्फेक्शन है जो डॉग्स को लगता है। इससे क्योर क्या करेगी, जो कंप्लीट जिसे बोलते हैं कंबाइंड वैक्सीनेशन। वो मल्टीपल 3 तरह की आती है मार्केट में, 7 in 1, 9 in 1, 11 in 1। जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप वो रिकमेंड करो, पहला काम। दूसरा, आप रेबीज का वैक्सीनेशन रखो। ओके, तीसरा, आप अगर आपने छोटी ब्रीड रखी है, कोई टॉय ब्रीड, तो आप वहाँ पे कैनल कफ लगवाओ। ओके, चौथा वैक्सीन लगता है कोरोना। एक कोरोना का वैक्सीन काफ़ी लंबे समय से लग रहा है, ठीक है, ये लगता ही है पेट्स में। ये 4 वैक्सीनेशन आपको मैंडेटरी है। अब इसका साहब बच्चा छोटा है, आप शेड्यूल समझते हैं कि साहब मान के चलो आपने पपी लिया है कोई, ठीक है, अब पपी को 45 दिन पे पहला कंबाइंड वैक्सीनेशन, दूसरा कोरोना का वैक्सीनेशन, सेम डे लग सकता है। अच्छा, फिर उसके 30 दिन के डिस्टेंस पे आप लगवा दो रेबीज का वैक्सीनेशन। ओके, फिर आप उसके 45 डेज के अंतर पे, मतलब 75 वाले दिन, जो 73 दिन बच्चा जब हो जाएगा, तब आप उसको लगवा दो कैनल कफ का वैक्सीनेशन। ओके, कैनल कफ का वैक्सीनेशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो। ओके, मान के चलो छोटा ब्रीड है, छींकता है, खांसता है, उसको सांस की नली की दिक्कत, आपको लगता है हमारी एरिया पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या हमारा इन्वायरमेंट उस हिसाब का नहीं है, तो उस पॉइंट पे ओके, कैनल कफ आप लगवा सकते हो। पार्शियली आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैंडेटरी कौन से हैं? कंबाइंड वैक्सीनेशन, कोरोना और रेबीज, ये 3। तो पहले साल इसके 7 को लगते हैं वैक्सीनेशन। ओके, 7 से मतलब जैसे 30 डेज 45 डेज पे आपका पहला वैक्सीनेशन लगा, वो था कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीनेशन। फिर उसके 15 दिन बाद, 90 दिन बाद, सॉरी 30 डेज बाद आपने लगवाया रेबीज का वैक्सीनेशन। फिर आपने उसका बूस्टर लगवा दिया 15 दिन बाद, Okay. इसका कंबाइंड वैक्सीनेशन। कंबाइंड का। तो कंबाइंड वैक्सीनेशन क्या लगा, एक प्री लगा, एक बूस्टर Booster लगा। लगा। ऐसे रेबीज का बूस्टर, कोरोना का बूस्टर, कैनल कफ का आप एक लगवा दो। ओके, टोटल 7 वैक्सीनेशन है। इससे ऊपर आपकी जरूरत नहीं है, ये भी सिर्फ पहले साल। नेक्स्ट ईयर अगर मान के चलो आपका बच्चा या भाई 1 साल का है, तो आपको क्या करना है, कंबाइंड वैक्सीनेशन, रेबीज का वैक्सीनेशन और कोरोना का वैक्सीनेशन, बस, और कुछ नहीं करना, खत्म हो गया आपका। ओके, पहले साल ये प्राइमरी बच्चा अभी ग्रोथ में है, ज़्यादा खतरा है उसके पास, तो उस पॉइंट पे वैक्सीनेशन को प्री और बूस्टर्स लगाए जाते हैं। इसलिए आपको 7 वैक्सीनेशन सुनाई दे रहे हैं, ओके। लेकिन खतरा भी ज़्यादा ही है अभी उस पॉइंट पे। तो किस एज में हम बच्चे को घर से बाहर ले जाना शुरू कर सकते हैं? मतलब अगर तो जैसे मेरे पास अगर 45 डेज में आ गया, राइट, तो ऑब्वियसली इतनी छोटी एज में हम किसी भी ब्रीड को बाहर नहीं ले जा सकते, तो कौन सी ऐसी मिनिमम एज है जो हम उसको बाहर लेके वॉक पे लेके जा सकते हैं? देखो, पहले ही समझो कि बाहर क्यों नहीं ले जाना साहब। मेन क्वेश्चन है बाहर क्यों नहीं ले जाना। बाहर इसलिए नहीं ले जाना कि बाहर वायरल इन्फेक्शन का लगने का चांस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है कि पार्वो ऐसा है जैसे कोरोना है, छू के फैलता है, ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल वायरल इन्फेक्शन है, अगर आप उससे क्योर कर सकते हो बाहर ले जाने के बाद भी, ऐसा आपके प्रोसेस आपके पास है, तो आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर रोज लेके जाओ। अगर आप ये इंश्योर कर सकते हो कि साहब हाइजीन मेंटेन रहेगा। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं आप कर सकते, उस पॉइंट पे आपको एक सिंपल सोल्यूशन है कि पेट को बाहर ना ले जाओ। और वो इसलिए ज़रूरी करते हैं रिकमेंड हर एक वेट कि अभी अगर आप, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर है, सैनिटाइजेशन एरिया के अंदर है, घर के अंदर सैनिटाइज होगा ही होगा डेफिनेटली, हम लोग करते हैं सफाई। अब जो सैनिटाइजेशन एरिया है वहाँ पे पेट का लगने के चांस बीमारी को कम से कम होंगे, है ना। तो सिक्योर हो गया और वो मैनेजेबल भी हो गया, आप उसको मैनेज कर सकते हो इस पॉइंट पे। और जनरली जब आपका बच्चा मोटा जब 6 महीने का हो जाए, एक्चुअल में उसकी इम्यूनिटी मेंटेन हो जाती है उस पॉइंट पे। जब उसकी इम्यूनिटी मेंटेन हो जाएगी तो सर्वाइवल मोड में आसानी से आप उसे बाहर ले जा सकते हो। अभी प्राइमरी लेवल पे वो ग्रोथ कर रहा है, इम्यूनिटी उसकी डिस्टर्ब है ना। और ग्रोथ में हम अब उसको क्या हुआ, वायरस इन्फेक्शन भी लग गया, पार्वो लग गया, डिस्टेम्पर हो गया, मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर वो लग गई तो क्या होगा, फिर आपको वेट सपोर्ट ही चाहिए हो। तो मेन कंसर्न है कि अगर हाइजीन मेंटेन है तो बाहर ले जाओ, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते तो जहाँ मेंटेन कर सकते हो वहाँ रखो बाहर। ओके। अच्छा, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो जब पेट ऑलरेडी बीमार है, लेट्स सपोज उसका पेट खराब है या उसको बुखार है, उस सिचुएशन में अगर हमें दिख रहा है कि उसकी 2 वैक्सीन अभी ड्यू है, तो क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए उस टाइम पे या पहले उसके ठीक होने का वेट करना चाहिए? देखिए, आपका पेट चाहे वो डॉग है या कैट है, किसी भी स्ट्रेस में हो, किसी भी बीमारी में हो,
आपको लग रहा है वो लूज पोटी कर रहा है, वो उल्टी कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, उस पॉइंट पे आप किसी भी तरह का वैक्सीनेशन ना कंटिन्यू करें, साथ में ना ही कोई डिवॉर्मिंग करें। सबसे पहले आप वेट को दिखाएं, ठीक है। अगर कोई वेट आपको रिकमेंड कर रहा है कि जी साहब ये वैक्सीनेशन की वजह से है, सो नहीं, उसके पहले आप क्या करो, फिर ब्लड सैंपल कराओ उसका, ओके। ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट में आपको पता चलेगा किस वजह से वो स्ट्रेस में है, क्यों नहीं खाना खा रहा साहब, क्यों उल्टी कर रहा है, क्यों लूज मोशन कर रहा है, ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से डिस्टर्ब है। ओके। और एक चीज़ और समझनी है यहाँ पे कि मान के चलो आपने उसको कब उल्टी कर रहा है, कौन सी स्टेज पैनिक वाली है, कौन सी स्टेज पैनिक वाली नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। होता क्या है कि उल्टी दिखाई दी और हम भाग पड़े, है ना। गलती क्या आती है, हमने इनिशियल स्टेज में उसको खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया, हाँ। फीड ज़्यादा कर दिया, उसको इंडाइजेशन हो गया, इंडाइजेशन की वजह से उसने उल्टी कर दी, आपको लगा कि साहब ये तो बीमार हो गया, आप भाग पड़े डॉक्टर के यहाँ। वो नहीं करना, थोड़ा स्पेस दो, वेट करो। जैसे बच्चे ने उल्टी करी है आपको, ठीक है, आप थोड़ा वेट करो, स्टेबिलिटी लाओ, आराम से वेट करो 2-4 घंटे, देखो क्या हो रहा है, उसके बाद आप एक्शन लो। हाँ, अब साहब ये तो नॉर्मल स्टेज हो गई, अब इमरजेंसी स्टेज, अगर ब्लड आ रहा है, उल्टी में रेडनेस है, तो आपको एक्शन लेना है। ओटी में ब्लड दिखाई दे रहा है, एकदम एक्शन लेना है। किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लड की ब्लीडिंग हो रही है, आपको इंस्टेंट वेट सपोर्ट चाहिए, ये इमरजेंसी है। तो इस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, कौन सी सिचुएशन पैनिक वाली है, इमरजेंसी वाली है, कौन सी नॉर्मल को एक बार ट्राई करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करें, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने खाने की बात करी, अब कई बार ऐसा होता है ना, पेट बार बार आके मांगता है, हम कहते हैं कि यार वो मांग रहा है, शायद उसको भूख लगी होगी, तो हम कहते हैं उसको भूख लगी होगी, तो हम उस चक्कर में उसको खिलाते जाते हैं। तो वो चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस लेवल पे जाके उसको ओवर ईटिंग हो रही है? देखो, अब ये चीज़ है, ये आप पैम्पर में, आप प्यार में बहुत ज़्यादा हो, अब आपका बच्चा आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। दूसरे बाप पेट नहीं है ना, वो समझ नहीं पाता इस फीलिंग को। हाँ। जिसके पास पेट है वो समझता है, ठीक है ना। अब आपका बच्चा है, आपसे डिमांड कर रहा है, आपसे हाथ ऐसे हिला रहा है, आपसे डिमांड कर रहा है, आपके पैर चाट रहा है, मल्टीपल चीज़ें कर रहा है, तो अब आपको लगेगा कि इसको फीड देना चाहिए, इसे भूख लग रही है। यहाँ पे चीज़ समझनी जरूरी है कि यही जरूरत है आपको कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की। आपके पेट का मान के चलो बॉडी वेट 10 किलो है, उसके साथ उसका फूड चार्ट बनेगा। उस फूड चार्ट के अंदर प्रॉपर वे में ये रहता है कि सुबह कितना फीड देना, कितनी मात्रा में ट्रीट देनी है, कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ देनी है। जब आपको उसका एक्सपोजर होगा ना, तो जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपको अपने आप रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब आप चाहते हो मैं खुद से कर लूँ, ठीक है, मैं साहब फूड चार्ट भी फॉलो नहीं कर सकता, मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने पेट का ना फूड में हर 4-4 घंटे के डिस्टेंस पे कोई फूड दो। ओके। जल्दी जल्दी फूड दोगे, डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। अच्छा। छोटी ब्रीड है जल्दी आएगा, बड़ी ब्रीड है थोड़ी देर में आएगा, लेकिन आएगा। ओके। जी, सो सिंपल है। 4 घंटे का गैप हमें रखना चाहिए। मिनिमम फीड में 4 घंटे का गैप आपको रखना बहुत ज़रूरी है। और उस 4 घंटे के दौरान हम ट्रीट दे सकते हैं क्या? देखिए, ट्रीट का मतलब वही है कि अगर आप उससे कोई चीज़ मनवाना चाह रहे हो या कोई चीज़ आप उसे समझाना चाह रहे हो, वो डिमांड करेगा, उसे नहीं पता, तो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, आप वो 10 बार नहीं 100 बार डिमांड करेगा आपसे। आपके पास कॉन्शियसनेस है, देखो आपके पास समझदारी है, उसके पास नहीं है, तो उसके पास सब सिर्फ एक चीज़ है, प्यार है, वो आपको प्यार कर सकता है। अगर वो इतना स्मार्ट होता तो फिर बात ही अलग थी, वो खाना खुद ही बना के खा लेता। सही बात। सो अब भी हम जानना चाहेंगे मोहित जी कि कुछ ऐसे फूड जो हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं और जो हम अपने डॉग को बहुत इजीली दे सकते हैं, कुछ ऐसा बताइए। देखो, आपके घर में वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल जैसे कद्दू आता है, वो आपके घर में रहता है, हरे वाला कद्दू है, पूरे 12 महीने मिलता है। आपके घर में चावल है, हाँ। चावल हर घर में है, सब कोई इंडिया में घर नहीं जहाँ चावल ना। चावल आप मोटे वाले चावल लिया होगा उसके लिए, महंगे चावल आपको रखने ही नहीं यूज़ करने, मोटे वाले चावल दो खाने में आपको, घर में आपके हैं, ठीक है। दूसरा, आपके घर में जिसे कहते हैं लोग हल्दी कहते हैं लोग, आप हल्दी देना चाहते हैं, हल्दी आप हमेशा कच्ची वाली हल्दी यूज़ करो अपने पेट के लिए, ओके, ठीक है। जो हल्दी पैकेट में आती है ना, वो हमारे हिसाब से प्रोसेस हो रखी है, इंसान के हिसाब से, ओके, डॉग के हिसाब से प्रोसेस नहीं है वो। हाँ। हम उसे देते हैं, हमें लगता है हमने हल्दी दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, अल्टीमेटली हमने वो उल्टा काम कर दिया, वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी इसमें, ठीक। कच्ची हल्दी लाओ, उसको पिसवा लो, सिर्फ पिसो से लाके, और कुछ नहीं करना आपको, उसके फीड में डाल लो आप, ओके, ठीक। दूसरा, आपके घर में वो जो चावल लाए ना आप, उसी चावल को आप पिसवा लो, उसी का आटा बनाओ और उसी रोटी बना के दो, वो आपके घर में अवेलेबल है, हाँ, ठीक है। दूसरा, आपके घर में जैसे हर घर में इसे कहते हैं मूंग की दाल एक होती है, वो हर घर में है, ऐसा कोई घर नहीं है ना, उसी का आप सांभर भी बनता है, हर चीज़ में अल्टीमेटली मूंग की दाल डलती है। मूंग की दाल आपके डॉग के लिए सबसे बेस्ट, अच्छा, वो घर में अवेलेबल है, उसका सूप बनाओ,
उसी खिचड़ी बना लो चावल के साथ, मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो। वेजिटेबल के साथ आप मूंग की दाल को ऐड कर सकते हो। आपके घर में, इंडिया में खासकर हनी रखते हैं लोग घर में, हनी आप दे सकते हो। एक आता है कोकोनट ऑयल, वो हर घर में मिलता है। हाँ, मोस्टली लोग उसकी पैरों से मालिश भी करते हैं, है ना। वो कोकोनट ऑयल आप अपने बच्चे को दो खाने के लिए, उसको जो फर की दिक्कत है, जो स्किन के इन्फेक्शंस हैं, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा उसको। ये सब चीज़ें आपके घर में हैं। बिल्कुल। कोकोनट ऑयल तो ऐसा है जो किसी ब्रांड का आप ले आओ, जिसको आप सोचते हैं ना, वो एक्चुअली वो मार्केटिंग का प्रोसेस है। एक्चुअल में आप उसे भी खा लो, मैं भी खा सकता हूँ, आप भी खा सकते हो उसको। ओके। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली आप उसको उसे खाने में डालो। मान के चलो आपका बच्चा का बॉडी वेट 5 किलो है एग्जाम्पल, तो उसको मोटा मोटा आप 1 ml डाल खाने में उसके, ठीक है। खत्म हो गया। दिन में एक बार दो आप, आपके बच्चे में जो स्किन इन्फेक्शन थे वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ओके। आप उसी कोकोनट ऑयल की उसकी मसाज कर दो महीने में एक बार। उसको जो स्किन इन्फेक्शन आने वाले भी होंगे, 1% आप डिवॉर्मिंग करना भूल गए, गलती से आपने उसमें मीठा खा लिया, तो वहाँ पे भी उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा कोकोनट ऑयल से। इतनी शानदार चीज़ आपके घर में है अवेलेबल। बिल्कुल। सो अभी जैसे गर्मियाँ आ रही है, टिक्स का चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, राइट? सो टिक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 1, और अगर टिक दिखी है तो उसको निकालना कैसे, उसका कोई तरीका है या बस खींच दो? देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हमारे पास इस पॉइंट पे ना। चीज़ समझनी है ज़रूरी क्या है। पहला चीज़ है साहब, टिक्स क्यों हो रहे हैं। देखो, इंडिया में जो इन्वायरमेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल है, बहुत चेंज होता है। अभी टेम्परेचर ठंडा है, फिर गर्म है। अब टिक्स बनते क्यों हैं? टिक्स के 2 रीज़न है सबसे बड़े। एक तो जो बाहर आपकी गली के बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको टिक्स वो कैरी करते हैं। ओके। वो जब गर्मी होती है तो टिक्स वो बॉडी से उतरते हैं उसकी, और आपके गेट के नीचे से वो आपके पेट की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि बाहर वो गर्म है, अंदर ठंडा है, ठंडे की ओर जाएंगे तो आपको डॉग को वहाँ से एक तो आता है सर्कुलेशन। ओके। दूसरा, उनको टिक्स की ओर है साहब, और इनको टिक्स की ओर है। होता क्या है कि डॉग्स जब खेलते हैं घर में, तो कभी पानी में भी खेलते हैं, तो क्या होता है, उनके बालों के बीच में जब नमी रहती है तो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनने के चांस मैक्सिमम होते हैं। ओके। और वही सबसे अच्छा घर भी है इन्हीं के लिए। जो टिक्स हैं, माइट्स हैं, फ्लीट्स हैं, 3 कैटेगरी हैं ये। फ्लीट्स तो आपको दिखाई देंगे, माइट्स आपको दिखेंगे भी नहीं। आपका डॉग खुजाता रहेगा, आपको लगेगा दिख तो कुछ नहीं रहा है, खुजली कर रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये सबसे बड़े कॉज हैं जो टिक्स होते हैं या फ्लीट्स होते हैं, जो माइट्स होते हैं। अब माइट्स तो आपको दिखेंगे नहीं, उसके लिए तो आपको वेट सपोर्ट ही चाहिए होगा। दूसरा, जो फ्लीट्स हैं, उसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तीसरा, जो ऐसे बोलते हैं टिक्स जिसको बोल रहे हैं आप, जो लंबे लंबे पैरों वाला होता है, वो इन्हें किसी को भी आपको खींचना नहीं है अगर आपको दिखे भी। एक्चुअल में वो क्या कर रहा है समझो आप, जैसे एक मच्छर होता है, तो मच्छर क्या ब्लड पीता है इंसान का। क्यों पी रहा है ब्लड? क्योंकि उसको प्रजनन करना है, उसको जनसंख्या बढ़ानी है ना। उसी के पेट में अंडे हैं जो मच्छर कभी नहीं काटता। आप सिंपल कहो, मजाक की बात है, मच्छर नहीं काट रही है ना, उसको प्रजनन करना है। अब उसको प्रजनन करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए उसको ब्लड चाहिए। वो बेस्ट इन्वायरमेंट है, वो उसका फीड है ना। अब यही चीज़ टिक्स के साथ भी है। अब जैसे ही आप उसको खींच रहे हो, ब्लड पी रही है डॉग का या कैट का, अब वो ब्लड ले रही है, जिस वक्त आप उसे खींचते हो तो ऑटोमेटिकली वो इंजेक्ट कर देती है उसी वेन में वो अंडे। अब उसी की वजह से मोस्टली क्या, टिक फीवर आपने सुना होगा कि साहब टिक फीवर हो गया है, खाना पीना बंद हो गया है। ये मल्टीपल इन्फेक्शन उस टिक्स की वजह से होता है। अब ये हो गया है तो करना क्या है, आपको इन तीनों पॉइंट पे वेट का सपोर्ट चाहिए। प्रॉपर वे में मेडिसिन आप यूज़ करो और हाइजीन मेंटेन कराओ। जब भी इन्वायरमेंट चेंज हो, एक विजिट वेट को कर लो या ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लो कि साहब अभी ये मौसम चेंज हो गया, क्या मैनेजमेंट करना है। कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ ऐसी डिवॉर्मिंग्स भी आती हैं जो टिक का क्योर देते हैं आपको। वो डिवॉर्मिंग का काम भी करेगी और टिक से सिक्योर करेंगी आपके पेट को। सो अगेन वो पॉइंट एक रह गया कि उसको अगर खींचना नहीं है तो क्या टिक दिखते ही वेट के पास जाना है या फिर हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या एक्शन लेना है? देखो, अगर टिक हो गए हैं और आप उसे खींचो मत, फिर तो आप वेट के थ्रू ले लो। 1% आपके लोकेलिटी में वेट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, जो आपने कच्ची हल्दी पिसवाई थी जो मैंने बताई, उस कच्ची हल्दी को आप उसके ऊपर डालो, टिक के ऊपर, और उसे ऐसे 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 आपको ऐसे रब करके आपको ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे हल्का हल्का हिला के ना ऐसे ऐसे रब करके हटा देना है। जैसे उसे लगे कि कोई आदमी हाथ घुमा रहा है, उस हिसाब से उसको धीरे धीरे कर दो। फिर वहां पे आप हल्दी को उसको अच्छे से फिल कर दो, जो ब्लीडिंग आ भी रही है वहाँ। ये प्रोसेस है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट नोटिस पे जो कहते हैं कि प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत सारे टिक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उस पॉइंट पे आप वही काम करो, वेट को सपोर्ट करो, वेट का कंसल्टेशन ले लो, चाहे फिजिकली हो चाहे ऑनलाइन, वो कैसे भी।
ठीक है। अब जैसे गर्मियाँ आएंगी, राइट, बहुत सारे पेट पेरेंट्स क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं जैसे शिट्जू है, उसके हेयर्स बहुत बड़े होते हैं, राइट, तो वो सोचते हैं गर्मियाँ हैं, इसकी बिल्कुल ही कटिंग अच्छे से करा दो, बिल्कुल क्लीन करा दो या ज़ीरो करा दो, तो इसके लिए आसानी होगी। क्या सच में ऐसा होता है या फिर ये कहीं उसके लिए गलत हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे सिट्जू की ही बात करते हैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल। सिट्जू एक मैनेजमेंट वाली ब्रीड है, उसकी आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। लंबे बाल वाला डॉग है, ठीक है, बड़े बड़े बाल हो जाएंगे तो नोट्स पड़ जाएंगे, गुच्छे बन जाएंगे, हाँ। गुच्छे बनेंगे तो खींचेंगे, खींचेंगे तो डॉग स्ट्रेस में जाएगा, स्ट्रेस से क्या होगा, बुखार, एंजाइटी, मल्टीपल चीज़ें होंगी। तो डॉग का जो प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, हेयर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, खासकर सिट्जू का। ठीक है, जितने भी बड़े बाल वाली डॉग्स हैं, चाहे सिट्जू है, लेसैप्सो है, डबल कोट में जर्मन शेफर्ड आता है, ठीक है ना, हस्की हो गया, जितनी भी ब्रीड्स हैं, इनके प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बाल समय समय पे कटने बहुत ज़रूरी है, इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती ही है, ज़रूरत है उसकी। क्योंकि क्या होता है सिट्जू में, जैसे क्या होता है, उसका फेस होता है, हाँ। अब जो बाल उसकी आंखों में लगते हैं, अब उसकी आंखों में जो लगते रहेंगे ना, तो बार बार लगेंगे तो आंखों में इन्फेक्शन होगा। हाँ। मोस्टली क्या होता है, कुछ केस तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि उनको कैटरेक्ट हो गया, मोतिया हो गया, क्योंकि आंख में इन्फेक्शन हुआ, फिर कैटरेक्ट डेवलप हुआ, हमें पता ही नहीं चला। सब कहते हैं साहब ये आंख में सफ़ेद सफ़ेद सा क्या हो रहा है, ठीक हो जाता है, लेकिन आपको क्यों उस लेवल तक जाना है? आप प्राइमरी लेवल पे उसका हाइजीन मेंटेन रखो। देखो सिट्जू रखा है तो 60 दिन में या 45 दिन के बीच में उसको ग्रूमिंग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिल्कुल। बाल लंबे हुए, आपने मैनेज करवा दिया, खत्म। अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो रेगुलर कॉमिंग करो उसकी। कॉमिंग करने से आपको फ़ायदा ये होगा, टिक्स का पता चलेगा, कोई इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी में वो पता चलेगा, और लंबे बाल सुलझे रहेंगे। लेकिन ग्रूमिंग की ज़रूरत तब भी पड़ेगी, 60 नहीं 70 दिन बाद करा लो, लेकिन ग्रूमिंग मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो ग्रूमिंग के टाइम पे अगर मैं कहता हूँ कि अब जैसे कई लोग होते हैं कि यार मैं हर 50 दिन में नहीं जा सकता कटिंग का, तो मैं इसके बाल ही बहुत छोटे करा देता हूँ ताकि जब तक बड़े होंगे तो मुझे टाइम मिल जाएगा। हाँ, तो क्या बहुत छोटे कराना आप ओके है? बिल्कुल आराम से करा सकते हो, छोटे बाल भी कर सकते हो, जीरो ग्रूमिंग भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई समस्या नहीं है। बल्कि आपने जीरो ग्रूमिंग करा, जैसे आपने जीरो ग्रूमिंग के बाद आप क्या करो, उसकी कोकोनट ऑयल से पूरी मसाज कर दो अच्छे से। वो टाइम आपके पास बेस्ट है, हाँ, उसमें उसकी मसाज करो, जिससे उसको स्किन इन्फेक्शन भी ना जल्दी से आ पाए। वो एक अच्छा पॉइंट है। बस तो मोहित जी एक चीज़ बताइए, जैसे अब गर्मियाँ आएंगी, हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार उसको भी तो गर्मी लग रही होगी, हमारे पेट को, डॉग को, तो उसको ठंडा पानी देना सही रहता है उसकी सेहत के लिए? देखिए फ्रीज का पानी देना खतरनाक है। अच्छा। जो चीज़ इंस्टेंटली ठंडी हो रही है और इंस्टेंटली गर्म हो रही है, वो थोड़ी डिस्टर्बिंग है। ओके। अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, अब गर्मियों में हीट स्ट्रोक के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल। उस पॉइंट पे एक तरीका है, एक प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो करते हैं, अपने पेशेंट्स को देते भी हैं, शेयर करते हैं। वो क्या है कि जैसे आप चाहते हैं कि उसको न्यूट्रिशन भी जाए और उसको हीट स्ट्रोक में भी उसको रिलीफ मिले। हीट स्ट्रोक मतलब लू ना लग जाए, है ना, या उसको डिहाइड्रेशन ना हो। होता क्या है, जैसे आप एक काम करो, कुछ वेजिटेबल्स लिए आपने, जैसे आपने धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया, लौकी ले ली, और आपने तोरी ले लिया, इन सबको आपने बॉइल्ड किए। ठीक है। बॉइल्ड करके पहले रात भर पानी में रखा, काटा इसको, काटने के बाद पानी में रखा, फिर उसको बॉइल्ड कर दिया। जो वेजिटेबल है वो तो आप खाने में दे दो बच्चे को। ओके। जो पानी बचा आपने जो निकाला ना उससे, जो बॉइल्ड वाला पानी है, उस पानी को आप फ्रीज़र में रख दो, आइस ट्रे में डालो और उसे क्यूब बना दो आप। ओके। ठीक है, जो न्यूट्रिशन जो वेजिटेबल्स से रात भर रखा रहा, वो सब वेजिटेबल उसमें वो जाएगा, जो न्यूट्रिशन, वो आपका बच्चा जब उसके क्यूब बन जाएगा, वो आप उसको इशू कर दो दोपहर के टाइम में। ठीक है। जब गर्मी ज़्यादा है उस वक्त आप उसको 2 क्यूब इशू कर दो, उसको लीक करते हुए चाट लेगा, आराम से उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। उस पॉइंट पे ना तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी और हीट स्ट्रोक के चांस भी मिनिमम हो जाए। ये बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ना आइसक्रीम खिला देते हैं, मैंने बहुत देखा है कि गर्मियाँ आ गई है, थोड़ी बहुत तो आइसक्रीम चलते हैं। मैंने एक रील देखी थी, उसमें वो कह रहा कि यार तुम लोग तो खा लेते हो, उस बच्चे के बारे में सोचो कि वो बेचारा मांग नहीं सकता, थोड़ी बहुत तो उसको भी ऐश करानी चाहिए। तो क्या ये सेफ़ है उसको आइसक्रीम खिलाना? नहीं, देखिए मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो भी चीज़ जैसे आइसक्रीम है वो इंस्टेंटली बहुत ठंडी हो रही है, ठंडी चीज़ आपके लिए भी खतरनाक है, हमारे लिए भी खतरनाक है। होता क्या, आप समझो, पहले समझो बॉडी का सिस्टम क्या है। हमारा जो हार्ट है उसमें ब्लड वो फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी में। वो क्या कर रहा है, जब ब्लड फ्लो होता है तो पूरी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होता है ना। अब एक टेम्परेचर उसने मेंटेन किया हुआ है पूरी बॉडी में, ठीक है। अब आपने क्या किया, इंस्टेंटली उसके ठंडा पानी डाल दिया उसके अंदर, तो बॉडी को क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी, उसको मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हम इंस्टेंटली कोई भी चीज़ दे रहे हैं, अब वही हमारा शरीर बड़ा है, हमारे पास ऑप्शंस मल्टीपल हैं,
वो छोटे शरीर के साथ है, आपने उसको आइसक्रीम दे दी, ऊपर से उसमें मीठा भी है, ठीक है, ऊपर से उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी पड़े हुए हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो उसके लिए बेस्ट नहीं है। तो आइसक्रीम तो आपको अवॉइड करनी ही करनी है। जो मैंने तरीका बताया वो उसका आइसक्रीम तो है, वो वेजिटेबल आइसक्रीम है उसकी, वो दो आप उसको। ठीक है। तो मोहित जी, अगर मेरा पेट बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रहा है, मतलब जो चीज़ें वो पहले खाता था बट अब वो नहीं खा रहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ऐसा करूं, क्या ऐसा खिलाऊं उसको, अब मेरे को खाना भी उसको प्रॉपर देना है लेकिन वो कुछ खा ही नहीं रहा, तो मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मतलब दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने हैं आपको। आपका पेट खाना खा रहा था, मैं सभी ब्रीड की बात कर रहा हूँ, अभी की स्पेसिफिक ब्रीड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक ब्रीड की बात नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे, ठीक है। पहला मान के चलिए आपका डॉग है, वो खाना खा रहा था स्मूथली, इंस्टेंटली उसने खाना खीना बंद कर दिया है। तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो वो किसी तरह के स्ट्रेस में है, किसी तरह के इन्फेक्शन में है, ठीक है, या किसी तरह की एंजाइटी में है। ओके। एंजाइटी मान के चलो आपका डॉग हीट पे आ गया है, हाँ। उसका मीटिंग टाइम आ गया है, तो वो खाना पीना अवॉइड करेगा। ओके। दूसरा, स्ट्रेस में है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, अब जो आप उसे दे रहे हो ना उससे उसको गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, ठीक है। तीसरा, जिसको बोलते हैं कि साहब वो डिस्टर्ब है या उसको एंजाइटी हो रही है, उसको अकेलापन फील हो रहा है, उसे कुछ और डिमांड है लेकिन आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे उसके बिहेवियर पॉइंट पे, या मान के चलो आप ओनर हो, आप उसके पास नहीं हो, तो वो आपकी वजह से क्या स्ट्रेस में है, तो उस वजह से ये तीन कारण हो सकते हैं। अब तीन कारण में मान के चलो सबसे ज़्यादा रियल जो कॉमन होता है, जो ज़्यादातर होता है, पेट पेरेंट्स भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है साहब, हीट का भी मान के चलो साइकिल हर 6-6 महीने में आएगा। इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली डॉग खाना पीना बंद करते हैं। ओके। ठीक हो गया। अब साहब हमने ट्रीटमेंट भी करा लिया, खाना पीना फिर भी चूजी है सर, अभी भी नहीं डर रहा। होता क्या है, उसके माइंड में एक फोबिया क्रिएट हो गया है कि ये वाला फूड खाने से एसिडिटी बनेगी। ठीक, एग्जाम्पल समझो, जैसे मान के चलो मुझे समोसा पहले अच्छा लगता था बहुत, और मैं उसे मन से खाता था, लेकिन एक समय बाद मुझे उससे एसिडिटी बनने स्टार्ट हुई, तो अब मेरे सामने भी आएगा तो फिर फोबिया रहेगा कि यार एसिडिटी बनेगी, छोड़ देते हैं, अभी अवॉइड करते हैं इसको, नेक्स्ट कुछ और देखेंगे। अब नेक्स्ट का ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि हमने तो ऑप्शन वही रखना है, फिक्स कर दिया। इस पॉइंट पे क्या करना है हमें, अब सोल्यूशन समझो, ये तो प्रॉब्लम थी, अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, आप खाने को बनाओ वर्सेटाइल, खाने को चेंज करो, आप खाने में वैरायटी रखो। अगर आप वही चलाते रहोगे, मान के चलो आपको मैं सुबह भी आपको मूंग की दाल दूं, फिर रोटी दूं, फिर रात को भी दूं, फिर दोपहर को भी दूं, एक हफ्ते तक चलता रहे वही, तो अल्टीमेटली आप कहोगे साहब बहुत हो गया, बहुत हो गया, है ना। तो यही चीज़ डॉग के साथ होती है। आप जब वो इन्फेक्शन से बाहर आ जाए तो फूड को चेंज करो, फूड में वैरायटी लाओ। और गर्मियों में चिकन कितने मतलब टाइम के गैप में देना चाहिए, कि क्योंकि ऑब्वियसली चिकन गर्मी करता है, राइट? नहीं, देखो अब फिर से यही कन्फ्यूजन्स है। चिकन गर्मी कर रहा जी, अंडा गर्मी कर रहा है ना, सब मटन गर्मी कर सकता है, फिश गर्मी कर सकती है, सब बादाम भी आती हैं, बादाम भी देते हैं, बादाम भी गर्मी करती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्या है कि आप ना इसे सोच रहे हो अपने पर्सपेक्टिव पे, इंसान के हिसाब से सोच रहे हो आप। आपको समझना है कि सामने जो डॉग है उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसका सिस्टम क्या है। अगर वो नहीं समझोगे ना तो दिक्कत आएगी। अल्टीमेटली जब तक हम बात कर रहे हैं ना, हम उसकी फिजियोलॉजी को समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, उसका जो फिजिकल सिस्टम है वहाँ पे क्या चलना है। अब जैसे चिकन कहा आपने, देखिए साहब आपको चिकन रोज़ दो बच्चे को अपने, कोई दिक्कत नहीं है, आपको संतुलित मात्रा में देना है। जो मैंने इनिशियल बोला कि संतुलित मात्रा में दोगे तो सारे फूड काम करेंगे, असंतुलित मात्रा में दोगे तो हर नुकसान करेगी। ये बेसिक है। आप चिकन भी दो गर्मी में, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बॉडी वेट के हिसाब से दो। आप उसे अंडा दो, उसके बॉडी वेट के हिसाब से दो। हर चीज आपको बॉडी वेट के हिसाब से असाइन करोगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ओके, सो बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड कैसे करें कि फॉर एग्जांपल मेरा पेट अगर 6 किलो का है तो मुझे उसको कितनी क्वांटिटी में चिकन देना है? अब यहीं पे आपको चाहिए होता है न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, यही है, क्योंकि ये यहाँ पे वेरिएशन है। होता क्या है कि पहले डॉग का समझना है फिजियोलॉजी के साथ, किस तरह का इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा था, गैस्ट्रिक इशू तो नहीं था, सब किसी तरह की कोई ऐसी डिस्टर्बेंस है जो आपको दिखती है, हेयर फॉल ज़्यादा चल रहा है, ठीक है साहब, या इसको स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं, सर ये लूज पोटी करता है, सर ये वोमिटिंग करता था पहले, सर अभी कुछ दिनों से एक्टिविटी डाउन है, तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। इसके हिसाब से फिर फूड का जो चिकन की क्वांटिटी है या मटन की क्वांटिटी है या हर एक फूड की क्वांटिटी है वो सेटल होगी। दूसरा, आप जैसे चिकन देना चाह रहे हो, देखो अल्टीमेटली क्या है कि एक शरीर है, ठीक है, एक डॉग है, उसका शरीर है,
उसके शरीर को एक संतुलित मात्रा में चाहिए है न्यूट्रिशन। चाहे वो आप नॉनवेज से दे दो, चाहे वो आप वेज से दे दो। ठीक हो गया। ठीक है। अगर बॉडी को कार्ब्स की, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, मैं कहूँ 10 ग्राम है एग्जाम्पल, मैं कहूँ प्रोटीन है, प्रोटीन की सब 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट है इसको, आप उसको 100 ग्राम दे दोगे वो बाहर निकाल देगा, बीमार हो जाएगा। आप उसको कम दे दोगे तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है ना। संतुलित पता होगा तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो बॉडी वेट के हिसाब से चीजें जाएंगी ना तो रिजल्ट्स मैक्सिमम आते हैं। ये हमारे लिए भी वही फॉलो होता है, वही चीज डॉग के लिए फॉलो होता है। सो अभी आपने मेटिंग का जिक्र किया था, तो मेटिंग के लिए मिनिमम एज कुछ रहती है कि इस एज के बाद कराना है, या क्या प्रोसीजर रहता है, और ज़रूरी भी है या नहीं है? देखिए डॉग्स में खासकर मेल है तो देखो मोटा मोटा आप समझो कि साल भर के बाद ही मीटिंग कराना मेरा सजेशन है, वो बेस्ट रहता है पहला मेल के लिए। और फीमेल के लिए भी सेम है ये दोनों चीज़। ठीक है। कि अगर साल भर के बाद आप मीटिंग कराओ तो ज़्यादा अच्छा है। पहली बार वो हीट पे आ रहा है, वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने में जनरल डॉग आ जाता है हीट पे, तो सजेशन ये है कि उस पॉइंट पे ना कराओ, क्योंकि अभी वो पूरा अडल्ट नहीं हुआ है, हीट पे आ गया है, बॉडी उसकी हो गई रेडी, लेकिन थोड़ा सा स्पेस दो। साल भर बाद आप उसकी मीटिंग करा दो अगर आप कंफर्टेबल हो, आपके पास वो एक्सपोजर है, अवस्थाएं हैं। मेल है तो फीमेल अवेलेबल होनी चाहिए, फीमेल है तो मेल अवेलेबल होनी चाहिए, ये प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक। 1% अगर आप न्यूट्रल, पहले समझो न्यूट्रल है क्या। न्यूट्रल सिंपल भाषा में कहूँ नसबंदी। ओके। ठीक है ना। आगे जाके उसके बच्चे नहीं होंगे, बस इतना होगा। क्यों नहीं करना सर बच्चे? होता क्या है डॉग्स में, समझना आप, डॉग्स और कैट में इनके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मान के चलो हमें प्लेजर की रिक्वायरमेंट है तो हमें पता है कब जरूरत है, हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पॉइंट पे। डॉग्स और कैट में ये चीजें नहीं होती हैं। ओके। उनकी बॉडी में एक इन्वायरमेंट आया, एक समय आया, वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। जब वो हार्मोन्स रिलीज होंगे तो उनके अंदर एंजाइटी क्रिएट होगी, वो कभी भौंकेंगे, बाहर जाएंगे, कैट्स रोल करती हैं, तो मल्टीपल चीजें होंगी, मतलब उसका बिहेवियर आपको चेंज मिलेगा डिफरेंट डेली पर्पज से, है ना। अब क्या है, जब वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो आपको उस पॉइंट पे कुछ नहीं करना। अब तो उसे हीट को निकलने दो आप, 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक ये रहती है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अगर आप मीट करा सकते हो तो कराओ, नहीं करा सकते तो उसे न्यूट्रल करा दो। अब न्यूट्रल नसबंदी, नसबंदी में क्या होगा कि मेल है जो, उसकी नसबंदी कर दी, अब वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। जो फीमेल है उसके हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। जब वो रिलीज नहीं होंगे तो उसका जो बिहेवियर है वो स्टेबल हो जाएगा। अब इससे एक फ़ायदा और होगा, जो उसकी जो इम्यूनिटी है डॉग की, चाहे मेल है फीमेल है चाहे कैट कोई भी हो, सबके लिए यही है कि जो हार्मोन्स जब रिलीज नहीं होते हैं तो क्या होगा, उनमें स्टेबिलिटी आएगी। जब स्टेबिलिटी आएगी तो इम्यूनिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके। इम्यून सिस्टम स्टेबल चलेगा होके, जब चलेगा तो क्या होगा, उसके अंदर बीमारियां कम से कम लगेंगी। और जिस भी जीव का इम्यून सिस्टम मजबूत है उसे बीमारियां कम से कम लगती है। तो आपका पेट का जो इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ तो बीमारियां कम हो जाएंगी। तो आपको 2 फायदे हुए, एक तो आपको बार बार जो बिहेवियर डिस्टर्बेंस हो रहा है आप नहीं करा सकते, मीट न्यूट्रल करा दिया आपने, वो बेस्ट हो गया। और दूसरा आपने जिसको बोलते हैं उसकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो गई, तो बीमारियां भी कम हो गई। तो 2 फायदे आपके हुए इस पॉइंट पे। ओके। सो कई बार पेट देखते हैं हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, छोटे से भी होते हैं तब भी वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, और कुछ बहुत फ्रेंडली होते हैं। तो ये जो बिहेवियर है उनका वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? क्या आपके घर के माहौल पे डिपेंड करता है, या फिर क्या वो फैक्टर्स है जो उनका बिहेवियर चेंज करता है? देखो ये बिहेवियर वाला ही पॉइंट है, आपको ना उसका सिस्टम समझना है, उसका साइकोलॉजिकल सिस्टम। जैसे इंसान होता है ना, उसके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, कोई बच्चे गुस्से वाले होते हैं, कोई शांत होते हैं, कोई एक्टिव होते हैं, इस तरह से है। तो ऐसे ही आपका डॉग भी है, ऐसी ही कैट है आपकी। आपने करना क्या है, आपको उसे समझो पहले वो किस चीज़ पर रिएक्ट करता है, किस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता है। मान के चलो आप उसे इरिटेट कर रहे हो, समझो वो खेलने के मूड में नहीं है, अभी उसे नींद आ रही है और आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो अल्टीमेटली आपको बाइट ही करेगा आखिरी में। अब वो खेलने के मूड में है और आप उसे खिला नहीं रहे हो, आप उसे इधर कर रहे हो, तो अल्टीमेटली फिर वो आपसे खेलने, वो आपको बाइट ही करेगा। दूसरा बाइट का रीज़न क्या है कि अभी छोटा बच्चा है, उसके टीथ निकल रहे हैं, अब उससे चोई करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए है, अब वो आपका पैर पकड़ रहा है, उसको सॉफ्टनेस फील हो रही है, स्पंजी फील हो रहा है, ठीक है ना, तो वो चोई कर रहा है खेलने के लिए, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस, आपने जैसे उसे हिट किया तो अल्टीमेटली वो फिर डिस्टर्ब हुआ कि यार मैं तो खेलने के लिए आया था, मेरे को यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं दे रहे हो, तो वो डिस्टर्बेंस है, उसको मसूड़े बन रहे हैं, उसके दांत निकल रहे हैं, तो वो दिक्कतें हैं। तो ये बिहेवियर आपको समझना है कि मेरा पेट है किस तरह का। ये बिल्कुल देखो होता क्या है, जिनके पास पैसे रिपीट करूँगा पेट नहीं है, वो इस बात को नहीं समझ सकता। आप आज पेट ले आओगे ना, आपको पहले दिन वो कुत्ता ही लगेगा, दूसरे दिन भी कुत्ता ही लगेगा,
15 दिन बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ भी घर का मेंबर है। और 1 महीने और 2 महीने बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई मांगेगा भी ना आपसे कि मैं उधर ले जाता हूँ, तो आप कहोगे नहीं यार। और 6 महीने बाद तो आप सोचोगे भी नहीं कि साहब मुझे पैटी किसी को देना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, आपने देखा होगा गली मोहल्लों में, सड़कों पे, आप रील्स भी देखते हो कि साहब कोई डॉग्स को बांध के आगे सड़क पे, पुल पे बांध दिया जी, नहीं इस पॉइंट जंगल में बांध दिया जी, है ना। ये चीजें क्यों होती हैं? ये इस वजह से होती है कि आपको मैनेजमेंट नहीं पता। उस डॉग का जो मैनेजमेंट था वो इतना हैवी हो गया है, इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि लोग उसे मैनेज नहीं कर पा रहे। और जब मैनेज नहीं करते तो फिर आदमी क्या करता है, कोई भी इंसान उसको छोड़ता है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर आपके डॉग का आपको पता हो मैनेजमेंट कि सर घर वाला खाना है, सोचो एक आदमी है, आपका डॉग हर रोज बीमार रहता है, उस बेचारे ने सब कुछ कर लिया, वो खाना भी दे रहा है, डॉक्टर को भी दिखा लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, बार बार बीमार रहता है और वो काटने को आता है हर वो डॉग, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, यार ये तो बहुत बेकार डॉग है, इसे क्या करो, छोड़ेगा वो, कहीं ना कहीं बांध के आएगा उसको। ठीक है, अगर उसे कोई वहीं पहले लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे उसको कोई एजुकेट कर दे कि साहब घर में फीड सारा है, वो खिलाओ, जब वो खिलाओगे तो आगे बीमारी नहीं होएगा, पहली चीज। ठीक, उसका मैनेजमेंट समझ में आ गया, डिवॉर्मिंग है 50-100 रुपए की आती है, आपने खिला दी उसको, मैं कह रहा हूँ महंगी भी आ रही है, कम से कम कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है बच्चे की आपकी, तो आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। कारण क्योंकि आपको मैनेजमेंट नहीं पता था, और मैनेजमेंट ना पता की वजह से क्या हुआ कि वो वजन हो गया, बोझ बन गया आपके लिए। तो चाहे रिलेशन हो, चाहे आपका पेट हो, अगर मैनेजमेंट समझ लोगे तो रिजल्ट्स अच्छे, और मैनेजमेंट नहीं समझोगे तो फिर दिक्कतें वही है कि यहाँ बंधा हुआ है, वहाँ बंधा हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे सिनेरियोज भी देखे हैं जहाँ पे डॉग्स को फिट्स पड़ते हैं, राइट? तो फिट्स होने की वजह क्या है और उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा सकता है? देखो, मैंने इनिशियली आपको बताया था, एक चीज़ बताई थी मैंने, डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत दूर तक चलती है शरीर में, बॉडी के साथ, बच्चे के साथ। अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करी, उसके पेट में कीड़े हैं, ठीक है, वो डेवलप हो रहे हैं, जो आप उसको फीड कर रहे हो, वो फीड क्या है, वो अंदर उसको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है उसकी बॉडी को नहीं मिल रहा है। वो कौन खा रहे हैं? वो कीड़े खा रहे हैं। ठीक हो गया, वो कीड़े खा रहे हैं, वो बाहर निकल रहा है, बॉडी को फीड नहीं मिल रहा है। अब धीरे धीरे वो कीड़े आगे बढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम की ओर बढ़ेंगे। जब वो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो क्या होगा, आपके डॉग को फिट्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, दौरे पड़ने स्टार्ट होंगे। यही चीज़ वैक्सीनेशन में भी है, इसको डिस्टेम्पर बोलते हैं, डिस्टेम्पर स्टेज, वहाँ पे भी दौरा पड़ना होता है। ठीक है, वैक्सीनेशन, वो वायरल इन्फेक्शन है, वैक्सीनेशन नहीं करी, वो दिक्कत फिर से बढ़ गई। तीसरा पॉइंट होता है जिसको होता है जेनेटिक लेवल पे, मदर फादर में दिक्कत थी तो वहाँ पे भी डिलीवर होगी। इन 2 पॉइंट पे आप सोल्यूशन कर सकते हो। तीसरे पॉइंट पे आपको वेट सपोर्ट चाहिए होगा, और वहाँ पे रिकवरी बहुत ना के बराबर ही होती है। तो मेरे प्रैक्टिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अगर किसी डॉग को डिस्टेम्पर भी हो गया, उसकी भी एक स्टेज है, जैसे आपने सुना ना कैंसर की स्टेज होती है, फर्स्ट में ठीक हो जाता है, सेकंड में ठीक हो जाता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में नहीं होता है। सेम यही चीज़ डिस्टेम्पर में भी होती है कि अगर फर्स्ट स्टेज में आप ले आते हो तो रिकवरी हो सकती है, लेकिन आप लास्ट स्टेज में लाओगे तो नहीं हो पाएगी। और डिस्टेम्पर में जाने का कारण भी यही है कि आपने सही तरह से उसका मैनेजमेंट नहीं किया, इसी वजह से फिट्स पड़ रहे हैं। फिट्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये आपने जो समझा, एक पड़ते हैं, इनको दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इसको। अच्छा, हाँ, जो मिर्गी का दौरा होता है वो भी कंट्रोलेबल होता है, कंट्रोल दोनों कर सकते हैं हम। तीसरा एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस एंजाइटी, इनको भी होती है। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, मान के चलो आप प्रोफेशनल हो, आप अपने काम करते हो, आपने डॉग रखा, इनिशियल तो आपने बहुत समय दिया उसको, लेकिन आगे जाके आपने समय घटा दिया, अब आप सुबह और शाम को मिलते हो, बीच में वो अकेला रहता है, डॉग आपसे बहुत ज़्यादा टच है, ठीक है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टच है, तो धीरे 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 वो स्ट्रेस में आना स्टार्ट होगा। एक समय ऐसा आएगा साइकोलॉजिकली उसको फिट्स पड़ने लगते हैं, उसमें भी अकेलेपन का शिकार हो गया वो, उसकी वजह से साइकोलॉजिकली उसके माइंड ने सोच लिया कि अब यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी ब्रीड्स भी होती हैं तो साइकोलॉजिकली सोच लेते हैं कि यार अब मेरे को कोई देखने वाला है नहीं, ठीक है, कुछ नहीं रखा है, वो धीरे धीरे खाना पीना बंद कर देंगे, धीरे धीरे धीरे, और डॉग्स ये करते हैं। कहते हैं शिट्जू जो ब्रीड है उसको अकेले नहीं छोड़ सकते आप, मतलब वो अकेले रहती नहीं है, या फिर शायद आप हैबिट नहीं डाल सकते? देखो, वो एक्चुअल में क्या, शिट्जू ना एक चंचल ब्रीड है, बहुत ज़्यादा मोमेंटिंग वाली ब्रीड है, उसके साथ कोई ना कोई चाहिए है। आप अगर उसके मैनेजमेंट को कर लो, मतलब उसके ना सेशंस लो आप, सेशंस इन द मीन्स, मान के चलो आपको पता है कि अब मेरा आने वाला महीने में शेड्यूल बिजी रहेगा, या मैं इसे लंबे समय तक मैनेज नहीं कर सकता इस तरह से, तो आप उसका स्लॉट्स मेंटेन करो। मान के चलो आप घर से बाहर जा रहे हो, तो आप क्या करो, 1 घंटे के लिए आप बाहर गए,
आपने टीवी या टॉयज दे दिए उसको, ओके। उसमें वो इंगेज रहे, खेलता रहे। कुछ ऐसे फीडिंग टॉयज आते हैं फीड करने के लिए, तो उसमें फीड फंसा हुआ होता है अंदर, उसको वो एक्सप्लोर करता रहेगा, बार बार एक्सप्लोर करेगा, निकालता रहेगा, तो बिजी रहेगा। ऐसे कर करके आप 1 घंटे बाद फिर आ गए, तो उससे लगेगा अभी अभी गए थे जो मेरे पेरेंट्स हैं और फिर आ गए हैं। फिर सेशंस को धीरे धीरे बढ़ा लो। जब आप सेशन को बढ़ाओगे ना, तो क्या होगा, आपके डॉग को साइकोलॉजिकली लगेगा कि अभी बाहरी तो हैं, आ जाएंगे। आपका काम भी हो गया, आपका बच्चा ट्रेंड भी हो गया। आपने टीवी ऑन कर दिया, टीवी चल रहा है, चल ही रहा है, वो देख रहा है कि कार्टून चल रहे हैं, ठीक है, उसे लग रहा है कि कंफर्टेबल फील हो रहा है साइकोलॉजिकली कि हाँ टीवी चल रहा है तो यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। तो ये चीज़ यार साइकोलॉजिकली उसको स्टेबिलिटी देती है। सो अगर फिट्स हो भी गए, जो भी आपने सिचुएशंस बताई उनमें से किसी भी रीज़न से फिट्स हो गए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करें कि उससे दूर रहना है, उसको वेट पे तुरंत लेके जाना है, करना क्या है उस सिचुएशन में? सबसे पहले आपने काम करना है, अगर बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उसकी फ़ोटो और वीडियो बना लेनी है। ओके। क्यों बनानी है? क्योंकि आपको सेकेंडरी सबसे लास्ट में जो एक्शन लेना है वो वेट के पास ही जाना है। आपका वेट ये अच्छे से जानता है कि क्या चीज़ है ये दौरा किस तरह का है, ठीक है, क्या ये मिर्गी का दौरा है या किस तरह का दौरा है, वो आपका वेट अच्छे से समझता है। तो आपको वीडियो बना लिया आपने। दूसरा, आप अभी उसको दौरे को होने दो, रिलैक्स उसको करने दो जो बच्चा कर रहा है। थोड़ी देर बाद स्टेबिलिटी आएगी, ठीक हो जाएगा। हल्का गुनगुना पानी पिलाओ उसको, ठंडा ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना एकदम से, हल्का, मतलब ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा पानी आप दो उसको, रिलैक्स करो, थोड़ा सर पे उसके पंजे रगड़ो, सर काम करो, शांत हो, उसे कॉन्फिडेंस दो कि आप अवेलेबल हो उसके पास। सेकेंडरी ऑप्शन, फिर आप वेट के पास जाओ जहाँ से आपको सोल्यूशन होगा। आपने कोई रेमेडी अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। सो कुछ पेट्स में ना बैक ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है, वो मतलब गले से आवाज़ निकालते हैं अलग तरीके से, ऐसे लगता है गले में कुछ फंस गया हो, तो वो किस वजह से होता है? देखो, जो ये गले से आवाज़ आ रही है या खांसी कर रहा है या धसके की तरह करता है, ख्यां ख्यां करता है, ये जो मल्टीपल चीज़ें हैं, ये क्या है कि जो उसकी सांस लेने की जो नली है उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस है। ओके। जैसा एग्जांपल समझो, आपके पास पग है एग्जांपल, अब पग की सांस लेने की नली छोटी सी होती है, अब वो उसी से सांस लेता है, उसी से सक्शन डिस्चार्ज करता रहता है। ओके। आपको मोस्टली दिखाई देगा उसकी सै सै की आवाज़ ज़्यादा दिखाई देगी आपको। उन्हीं के लिए मैंने आपको जो बताया था, जो कैनल कफ वैक्सीनेशन है, उस पॉइंट पे काम करेगा। जब भी मौसम चेंज हो और आपके डॉग में इस तरह की दिक्कतें दिखती हैं, तो आप पहले तो प्राइमरी लेवल से ही कैनल कफ मेंटेन करो, ठीक है। और जब भी मौसम चेंज हो, जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, बरसात आ गई है, धूल की क्वांटिटी ज़्यादा है हमारे एरिया में, तो उस पॉइंट पे वो जो इन्फेक्शन है गले में उसकी वजह से हो रहा है। अब वो जो खांसने ही लगा है, तो उस पॉइंट पे फिर से आपको एक वेट ही चाहिए होगा, क्योंकि आपने वो वैक्सीन मेंटेन नहीं की। वो वैक्सीन का काम यही होता है कि उसको ये जो ब्रीथ कर रहा है, वो इस तरह से खांस रहा है, धसक रहा है या ऐसे सैंसे की आवाज़ आ रही है, इन सबको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और फिर भी हो रहा है तो वेट चाहिए ही चाहिए। ओके। सो जब पेट बीमार होता है या कोई भी सीरियस डिसीज़ होने लगती है, तो उनकी जो पीछे की 2 लेग्स है उस पे जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, वो उठना बंद कर देता है। मतलब मैंने अभी हाल ही में देखा था कि हमारा जो पेट है उनको 2 वैक्सीन एक ही दिन में लगा दी गई, और वो बीमार भी था ऑलरेडी। तो अगले दिन सुबह वो अपनी पीछे वाली टांगें उठा ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो काम ही नहीं करती। तो ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले इम्पैक्ट पीछे ही पड़ता है? देखिए, पीछे एक्चुअल में आप जिस तरह से देख रहे हो, वो विज़न एक अलग तरह का है। मोस्टली क्या है कि जो पीछे का सिस्टम आप देख रहे हो ना, मोस्टली इंजेक्शंस पीछे लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। एक तो रीज़न हो सकता है कि वो पीछे लगे हैं, उसकी वजह से वो उसको पेन हो रहा होगा, वो उसको शांत कर रहा है। दूसरा, डॉग्स में क्या होता है कि पूरा सिस्टम ना यहीं से एनर्जी पूरा कंट्रोल होती है, ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेग्स उसके। जब भी डॉग आपका बीमार होगा, सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा, हमें बुखार हो गया या डेंगू हो गया, तो हमारे पैरों में झंझनाहट, सनसनाहट होती है, दर्द होता है। क्यों? पैर हाथों में क्यों नहीं हो रहा? पैरों में ही हो रहा है ना। तो वो क्या है कि यहीं से एनर्जी पूरा मेंटेन हो रही है, ब्लड फ्लो का डिस्टर्बेंस है, वो जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ पे पेन ज़्यादा है, वहाँ पे जिसे बोलते हैं सनसनाहट हो रही है, उसको झंझन हो रहा है पैरों में, उसके जो कहते हैं सेंसेशन फील हो रही है। उस सेंसेशन की वजह से आपका डॉग डिस्टर्ब है, तो उसे बैठने का मन होता है, वो रिलैक्स रहता है, उसे लगता है कि हाँ ऐसे बैठे ठीक है। ये मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर टेक्निकली करूँगा तो समझने वाले को दिक्कत हो जाएगी। आपने क्या करना है, मान के चलो किसी ने, अब जैसे किसी ने वैक्सीनेशन गलत लगा दिए, फर्स्ट थिंग इज ये वैक्सीनेशन लगे हैं या किसी बीमारी की वजह से कोई इंजेक्शन दिए गए हैं। आपने ये चीज़ समझनी है कि आप सबसे पहले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास कोई भी बैठो, आप उन्हें अपनी तरफ से बोलो कि सर एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए आप। ब्लड टेस्ट कौन कौन से, अगर आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं,
तो आप 4 टेस्ट करा लो। सीबीसी, क्या ब्लड का लेवल है, प्लेटलेट्स कितने हैं, आरबीसी काउंट्स कितने हैं, टीएलसी लेवल क्या है। ये टेक्निकल चीज़ है, देखो मैं टेक्निकल बोल रहा हूँ, समझ में किसी को कुछ आएगा नहीं, लेकिन क्या है ये एक वेट को समझ में आती है। ठीक, एक होता है बीपी, ब्लड प्रोटोजोवा, ब्लड में एक प्रोटोजोवा सीरीज है, किस तरह का इन्फेक्शन है उसकी वजह से समझ में आएगा। तीसरा है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो इंसानों को भी होता है, आपके डॉग का भी, क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो लीवर डिस्टर्ब होगा ही होगा। ठीक है। तीसरा, चौथा है इसको बोलते हैं हम KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये 4 टेस्ट आप मैंडेटरी करा लो। अगर किसी कारण से आपके पास नहीं है ये पॉसिबिलिटी, आप सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो आप क्या कराओ, कम से कम सीबीसी तो कराओ। सीबीसी सस्ता होता है, इजीली आपको कोई भी वेट बता देगा कि साहब हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है। आप वो रिपोर्ट किसी को भेज के ना, मान के चलो आप मेरे से जानना चाहते हो, तो आप वो रिपोर्ट मुझे भेजोगे ना, तो मुझे समझ में आएगा कि आपके डॉग को हो क्या रहा है। मुझे सिर्फ एक वीडियो चाहिए होगी आपके पेट की और एक रिपोर्ट चाहिए होगी, मुझे इतने में ही समझ में आ जाएगा सिचुएशन चल क्या रही है करंटली। ये बेसिक चीज़ है। तो ये अवेयरनेस वाला पॉइंट है। वैक्सीनेशन या इंजेक्शन कोई भी लग रहा है, अगर डायग्नोसिस सही नहीं हो रहा तो क्या ही आउटपुट आएगा। ट्रीटमेंट के 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस, आपने कहा जी साहब ये खाना नहीं खा रहा, ठीक हो गया, साहब ये उल्टी कर रहा है, तो वेट क्या करेगा, कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो इंसान का है चाहे वो जानवर का डॉग का है, ठीक है ना। पहला काम क्या करेगा, फिजिकली एग्जामिनेशन करेगा, ठीक हो गया। ये पहला डायग्नोसिस का प्रोसेस है। सेकेंडरी प्रोसेस क्या है, वो आपको पहले मेडिसिन दे देगा उस डायग्नोसिस के हिसाब से, क्योंकि आपको उस करंट सिचुएशन में रिलीफ मिल जाए। आपके सर में दर्द है, आपको दवाई मिल गई डायग्नोसिस के हिसाब से, आपको थोड़ा लगा ठीक है, लेकिन दर्द क्यों हुआ उस कोज पे जाएगा वह डॉक्टर, कोई भी होगा, मैं भी जाऊंगा, हर एक जाएगा। तो अब क्या है, दूसरा सेकेंडरी लेवल क्या है, मुझे लग रहा है बच्चा सीरियस है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका ब्लड सैंपल लूंगा। अब ये बाहर का एनालिसिस कर लिया, अंदर क्या चल रहा है, ये अंदर का एनालिसिस है। जब अंदर की जानकारी मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास चलेगा भाई किडनी का स्टेटस ये है, लीवर का स्टेटस ये है, ब्लड का इन्फेक्शन का स्टेटस ये है, ब्लड का लेवल ये है, तो मुझे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। अब मुझे एक्शन लेना आसान हो जाएगा, मेरा जो डायग्नोसिस है, मेरी जो प्रैक्टिस है वो सुधर जाएगी, और उससे मेरे जो बच्चे जो आए ना मेरे पास, उसको बचाने की चांस मेरे पास मैक्सिमम होगा। भी मुझे पता होगा अंदर ये चल रहा है। तो एज ए पेट पेरेंट्स भी आपको ये रिकमेंड करना चाहिए कि साहब हमें ऐसा लगता है कि आप इसकी रिपोर्ट भी करा लो, और डेफिनेटली हर कोई वेट इसको मना नहीं करेगा। बिल्कुल। सो आज का आखिरी सवाल कि अपने डॉग को, अपने पेट को काम और खुश रखने के लिए कौन सी वो बेसिक हैबिट्स है जो हर पेट पेरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए? चलिए ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मतलब समझने वाला है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपने कोई भी पेट रखा है, चाहे वो डॉग है या कैट है, आप उसके पेरेंट्स हैं, ये आपको पहले मानना है। आप उसके ओनर नहीं हैं। अगर आप सोचोगे आप उसके ओनर हो, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को गहराई तक नहीं जा पाओगे। पहला, अब आप चाहते हो कि वो आप उसके पेरेंट्स हो, तो आपका बच्चा हो गया हो, आपका बच्चे की हेल्थ मेंटेन रहे, वो हमेशा एक्टिव रहे, उसका डायग्नोसिस पता चलता रहे कि ये बीमार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी स्थिरता क्या है, इसकी हेल्थ को। सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपके बच्चे का फर है, जिसका फर है ना, वो हमेशा शाइनी होना चाहिए, वो चमकेगा, पहला। दूसरा, उसमें इसे कहते हैं बाउंसी रहेंगे उसके बाल हमेशा। तीसरा, उसकी बॉडी पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। चौथा, उसका जो पोटी है, पोटी का कलर जो होता है, इसको बोलते हैं आइडल कलर, क्या होगा, वो है चॉकलेट ब्राउन। ओके, वो कलर चल रहा होगा। अगला पॉइंट, आपका बच्चा पूरा एक्टिव रहेगा। जैसे ही आप बाहर से आओगे, आपके साथ पूरा इंगेज करेगा, आप जाओगे तो इंगेज करेगा, आप खेलोगे उसके साथ तो पूरा आपको रिप्लाई करेगा। ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं, ये आपको बताएंगे कि आपका पेट हेल्दी है और आपके साथ लंबे समय तक रहे। सो एंड में एक मैसेज मैं आपसे जानना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो आपने जिक्र किया था कि लोग दौड़ के किनारे अपने पेट को बांध के चले जाते किसी भी वजह से, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे? देखिए, उनसे एक छोटा सा ही एक मैसेज है, बहुत छोटा सा, कि आप जिसको बोझ समझ रहे हो ना, वो बोझ नहीं है। आप सिर्फ इसका मैनेजमेंट समझ लो और गाइडेंस ले लो। आपका यही जो बच्चा है, ये आपके साथ रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, आपको उसे कहीं बांधने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको दिक्कत आती है किसी पॉइंट पे, कोई भी एनी काइंड ऑफ आपका दिक्कत है आपको, बहुत सारे NGOs हैं, आप वहाँ लॉग इन कर लो। लेकिन आप ये जो काम कर रहे हो ना, छोड़ने वाला, ये बहुत खतरनाक है। ये आप कुछ ऐसा समझो कि आप किसी के बच्चे हो और वो आपको सड़क के किनारे छोड़ के चला जाए, बिल्कुल उसको वैसा ही फील होता है। आपने उसको सड़क के किनारे बांध दिया, सोचो आपके पेरेंट्स या जो छोड़ के जा रहा है उसके पेरेंट्स उसको सड़क के किनारे बांध के चला जाए, तो क्या फीलिंग आएगी? वही सेम फीलिंग आएगी। और आपकी एज मात्र 2 साल हो,
सब सोचो कि आपके पास ना तो आप फीड कर सकते हो, ना ही किसी को आवाज़ लगा सकते हो, सिर्फ आप वहाँ खड़े हुए हो और लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं आपको। तो जो घबराहट आपको उस 2 साल की एज में हो सकती थी, वही घबराहट उस बच्चे को लगातार हो रही है वहाँ बंधे हुए। तो ये करना नहीं है, खतरनाक है। सिर्फ मैनेजमेंट समझ लो, इतना करोगे बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत मज़ा आया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को जानने को मिली जो शायद कभी एज अ पेट पेरेंट भी कभी सोची नहीं थी। तो आई होप ये पॉडकास्ट लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएगा और उनको एक अच्छा पेट पेरेंट बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। डेफिनेटली होना भी चाहिए ऐसा ही। थैंक यू सर। थैंक यू।